नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सिटी लाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। भिलाई के वैशाली नगर के विधायक रिकेन सेन हमेशा अपने बयान देने की वजह से चर्चा में रहते हैं, पर इस बार उनकी चर्चा का कारण कोई और नहीं बल्कि प्रेमी जोड़े हैं। कल दोपहर नेशनल हाईवे से लगे नेहरू नगर के गार्डन पहुंचकर विधायक रिकेश ने वहां बैठे प्रेमी जोड़ों को सरेआम अश्लील हरकत करने से रोका। विधायक ने जैसे ही प्रेमी जोड़ों को समझाइश दी तो प्रेमी जोड़े उल्टे उन पर ही बरस पड़े और विधायक को प्यार का दुश्मन कह डाला। वहीं इस मुद्दे को लेकर विधायक रिकेश सेन ने IBC 24 पर क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बातचीत। तो वॉकिंग का तो ये क्या है, अड्डा है क्या, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? टाइम बिताने आए थे मतलब? टाइम पास ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी के घर के सामने जो है टाइम पास करोगे? भैया आप कहाँ बात करें भैया, आप तो बताओ। पार्क तो कम से कम छोड़ दो भैया हमारे लिए बात करने के लिए। अरे पार्क तो लोगों का घर है, कैंपन में क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये घूमने तो वॉकिंग करो ना भाई, एक जगह बैठ के ऐसे संदिग्ध स्थिति में दिख रहे हो। अपने घर में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तो ये इतने दोपहर को क्या कर रहे हो यहाँ पे? भैया हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, आप तो आ जाते हो भैया, पुलिस से डर नहीं जितना आप आ जाते हो भैया। तो कुछ हम लोग यहीं पे बस बात करने के लिए ही बैठे थे। नहीं, बात नहीं करना है, बात करने के लिए आप लोग का घर है, वहाँ चले जाइए। तो ये क्या, ये अड्डा है क्या, ये क्या कर रहे हो यहाँ? वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन हमेशा चर्चा में रहते हैं, कभी कुछ बयान कभी कुछ कार्य, और इस बार अब चर्चा में है। कल इन्होंने प्रेमी जोड़ों के बीच में रेड मारी और पार्क में काफी चर्चा में रहे। आप कल पहुंचे हुए थे पार्क में, लगातार शिकायतें हम लोग भी देखते हैं, शिकायतें मिलती है, वहाँ पे अश्लील हरकतें होती हैं, आजू बाजू वाले लोग शिकायत करते हैं। तो कल आपने पहुंचे, उल्टा वही सवाल जो आप कर रहे थे आपसे। देखिए, गार्डन को हमने क्यों बनाया नगर निगम ने कि लोग मॉर्निंग वॉक करे, इवनिंग वॉक करे, लेकिन उनकी जो अश्लील हरकत देखते हैं, तो उनकी जो अश्लील हरकत देखते हैं उसकी वजह से जो है वो शर्मिंदगी महसूस होते हैं और बहू बेटी उस गार्डन में घूम नहीं पाते हैं। लड़के लड़कियों से संवाद किया, लेकिन मैं बहुत आश्चर्यचकित रहा कि उनका जो मैं उनको समझाइश दे रहा था, और बल्कि वो मुझे उल्टा कह रहे थे कि प्यार तो आज से नहीं चल रहा है, 500 साल हो गए प्यार करते करते लोगों को। गार्डन में बैठना प्रेमी जोड़ों के लिए कोई नई बात नहीं है, आपने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ओयो को बंद कर दिए। लड़के बोलते वहां तक समझ था, लेकिन वो मतलब वो एक छपरी टाइप के लड़के हो सकते हैं, लेकिन लड़कियों का ये वक्तव्य आना, क्योंकि नेहरू नगर में एक स्मोकिंग जोन था, वहाँ के मार्केट वाले बता रहे थे कि यहाँ पे जो सिगरेट पीने के लिए, वो भी नॉर्मल सिगरेट पीने नहीं, सिगरेट में गांजा डाल के सबसे ज्यादा जो है लड़कियां पीने आती हैं स्मोकिंग जो नेहरू नगर में। तो विधायक का काम सिर्फ सड़क नाली बना देना नहीं होता है। क्या मानते हैं कि भिलाई का कल्चर इतना क्यों एडवांस समझने की चक्कर में कर रहे हैं, या घर में संस्कार नहीं मिल रहे, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे बाहर से भी पढ़ने आते हैं, तो क्या देखा देखी, दूसरों को देखा देखी सब चल रहा है? भिलाई शिक्षा धानी है, खेल धानी है, कला और संस्कृति का केंद्र है, लेकिन इसे जो जिस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए हम लोग सब भिलाइंस जो है एक साथ एकजुट है। बिल्कुल, विधायक केवल नाली निर्माण, सड़क निर्माण के नहीं, बल्कि विधायक की जिम्मेदारी सामाजिक सुधार की भी है। तो इसी ध्येय के साथ विधायक रिकेश सेन लगातार अलग अलग मुद्दों पे बात करते, मुद्दे उठाते रहते हैं। तो आज जो मुद्दा है वो भिलाई के लिए नया नहीं है, लेकिन पहल जरूर नहीं है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। और सख्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस को फिर एक बार झटका लगा है। पूर्व विधायक सरोजा राठौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता मनहरन राठौर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ भाजपा में इन्होंने प्रवेश किया है। आपको सख्ती से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां कांग्रेस में फिर से पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व विधायक कांग्रेस नेता मनहरन राठौर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक सरोजा राठौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने उन्हें भाजपा में सदस्यता दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। कल दोपहर 2 बजे पीएम मोदी रायगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से शक्ति जाएंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा लेंगे।
उसके बाद 4:45 बजे धमतरी पहुंचकर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद वे रायपुर एयरपोर्ट आएंगे और वहां से राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। दूसरे दिन 24 अप्रैल सुबह 8:30 बजे राजभवन से निकलकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो हैदराबाद से रायगढ़ हेलीकॉप्टर से रायगढ़ होते हुए अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा लेंगे। वहां से 12:30 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायगढ़ एयरपोर्ट से जबलपुर के लिए रवाना होंगे। इधर राजधानी में 15 घंटे से ज्यादा गुजारने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे कांकेर के लिए रवाना हुए। 21 अप्रैल की रात अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव साय और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव के अगले चरण की तैयारी पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने पहले चरण के चुनाव की वोटिंग के बाद की स्थिति का भी फीडबैक लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कांकेर में नक्सली एनकाउंटर के बाद प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन की स्थिति की भी जानकारी ली। सोमवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजधानी आना और यहां पर रात गुजारने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर बोलने से बचते रहे। भाजपा नेताओं ने बताया कि अमित शाह से छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने का गुरु मंत्र मिला है, साथ ही और भी निर्देश मिले हैं, उस पर भी अमल करेंगे। कांकेर में आज एक जनसभा, महती जनसभा को संबोधित करेंगे। वो द्वितीय चरण के चुनाव की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आज प्रवास है और 3 अलग अलग जगहों पर और उनकी भी जनसभा है। हम लोग अपने अपने राज्यों के जो रिपोर्ट है वो रखते हैं, चर्चा का जो मार्गदर्शन उनको मिलता है उस पर काम करते हैं। तो जो अभी तक का फीडबैक्स है, जो वर्किंग का है, जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी दिया है। फिर उनके जो निर्देश है उसको आगे बढ़ाते हैं। मंत्र यही है कि चुनाव में जीतना है और 11 के 11 लोकसभा की सीटें देनी है। तो इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को कांकेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांकेर लोकसभा प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगा। वहीं सभा में शाह को सुनने आए आदिवासियों ने उनके भाषण की जमकर प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि राम हमारे हैं और वर्षों से दंडकारण्य के जंगलों में राम की कथाएं मौजूद है, पीढ़ियों से वो इसे सुन भी रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी कि 2 साल में नक्सलवाद को केंद्र सरकार खत्म कर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी मंच से कई दावे किए हैं, जिसमें आदिवासियों के लिए कई तरह की कल्याण की योजनाएं, करोड़ों रुपए की सौगात केंद्र सरकार से मिलने, केंद्र सरकार की योजनाएं आदिवासियों तक पहुंचने, नक्सलवाद को 2 साल में ख़त्म करने जैसे दावे हैं। आदिवासी समाज के चेहरे हैं और इन्होंने अपनी प्रस्तुति भी दी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी बात आपको यहाँ पर प्रभावित किया। आपने सुना, देखा अमित शाह को? क्या पहली बार देख रहे थे? पहली बार देख रहे हैं। हम लोग मांदरी नृत्य करने आए थे, क्योंकि वो 500 साल में भगवान राम को जो पुनः स्थापित कर दिया अयोध्या में। तो आदिवासी लोग भगवान राम से अपना क्या जुड़ाव महसूस करते हैं? आदिवासी हो चाहे सब ही, जैसे बेंदर भालू लोग, आदिवासियों का भगवान राम ने आदिवासियों का जो सबरी का झूठा बेर खाया है, इसीलिए तो बहुत उसका जुड़ाव है। ये दंडकारण्य का क्षेत्र था, क्षेत्र है। अच्छा। उसका बहुत इस क्षेत्र में पहचान भी है। अच्छा। कैसे पहचान कि क्या है, दंडकारण्य क्षेत्र भगवान राम का जो कई सालों तक यहाँ तक कई जगह में रुका भी हुआ है, उनका चिन्ह भी है कहीं कहीं पूर्वजों लोग, और कोई देखे उन लोग बताते हैं। भगवान से तो सबका लेना देना है। भाषण तो ठीक लगा। भाषण अच्छा लगा। हाँ, सुने अच्छा लगा। वो नक्सली का पूरा उसका जन्म खत्म कर दूंगा करके बोला, वो अच्छा मेरे को लगा। वो तो यहाँ कैसे आए थे? बस डांस करने आए थे, है ना? तो ये वो आदिवासी चेहरे हैं, गोंड समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और मांदर डांस करते हैं। और उसकी प्रस्तुति के साथ साथ भाषण सुनने के साथ उन्होंने बताया कि कौन सी बातें उन्हें अच्छी लगी।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को चुनावी दौरे पर बिलासपुर लोकसभा के लोरमी पहुंचे। यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राम, सनातन और देश विरोधी लोगों के साथ प्रेम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने घोटालों में आकाश, धरती, पानी कुछ भी नहीं छोड़ा है। नड्डा ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया अलायंस मतलब परिवार बचाओ पार्टियां भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस दो ही बातों का अलायंस है, दो ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, ना धरती छोड़ी। सभी लोगों में भ्रष्टाचार किया ये कांग्रेस पार्टी ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मोहला मानपुर के चुनावी दौरे पर रहे। मानपुर में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। राजनांदगांव में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने भूपेश बघेल जैसे दागदार चेहरे को प्रत्याशी बनाकर यहां का चुनाव बेहद आसान कर दिया है। राजनांदगांव सीट वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सत्ता में रहने के दौरान से संगठन तक भ्रष्टाचार के आरोप झेल रही है और उसने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, गोबर घोटाला, राशन घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला, डीएमएफ घोटाला करने वाले भूपेश बघेल को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाकर राजनांदगांव में एक प्रकार से हथियार डालने का काम किया है। सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता का हक छीनने के साथ ही उन्हें धोखा देने का भी काम किया है। वो यही नहीं रुके। भूपेश पर निशाना साधते हुए सीएम बोले कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को धोखा देने वाले भूपेश बघेल को भारी मतों से हराइएगा। भूपेश बघेल का राजनांदगांव से सौतेला व्यवहार जनता भूली नहीं है। हाथ जोड़ करके जनता जनार्दन का स्वागत, अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन। तो मंदिर में अपन जन्मदिन मनाइने। जम्मू कश्मीर से धारा 300 हट गई। विरोधी मन कहें कि ये तो हट ही नहीं सकता, इसके हटने से तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन आप मन देखे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के सूझबूझ के कारण शांतिपूर्वक धारा 370 भी हट गई। 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बना दी, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दी। हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार और तो और नरवा गरवा गुरुआ बारी के गोबर तक खाली न। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ दौरा जारी है। सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल होने उज्जैन पहुंचे सीएम मोहन यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। माधवनगर रेलवे स्टेशन के पास सीएम ने अपना काफिला रुकवाकर फल फ्रूट बेचने वाले के पास पहुंच गए और कार्यकर्ताओं के साथ नारियल पानी पिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं और उज्जैन के ही रहने वाले हैं, इसलिए कार्यकर्ता से मिलने के लिए सड़कों पर भी नजर आते हैं। मेरे मित्र हैं, इनको अभी 10,000 रुपये का माननीय मोदी जी का हमने मुद्रा लोन के अंतर्गत 10,000 का लोन दिलाया था और ये भरेंगे तो 20,000 मिल जाएंगे। तो उनकी इच्छा थी कि आप आकर थोड़ा मेरा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी पिलाओ। हमने कहा नारियल पानी तो पियेंगे तो कार्यकर्ता अंगूर भी खिला देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बाकी को भी नारियल पानी पिलाया, इसमें बहुत सामान्य बात है, लेकिन कार्यकर्ता का मन रहना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री बन गए तो कोई बहुत बड़े आदमी हो गए, मैं ऐसा नहीं मानता। भिलाई में सांसद विजय बघेल बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से चाय बनाकर पिला रहे हैं और उनका चाय पर चर्चा का कार्यक्रम काफी हिट भी हो चुका है। वहीं आज सांसद के साथ चाय बनाने वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन भी पहुंचे। विधायक और सांसद के बीच कई चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने पहले चरण में उम्मीद से कम मतदान होने की बात कही, साथ ही कार्यकर्ताओं से जनता को जागरूक करने की भी अपील की है। इधर विधायक रिकेश सेन ने कहा है कि चाय के बहाने जनता को यह एहसास कराना है कि जनता के सुख दुख में वे उनके साथ हैं। चाय पर चर्चा आज हो रही है मार्केट में और यहाँ पर
आज सांसद महोदय के साथ में विधायक जी चाय बनाने के लिए साथ दे रहे हैं उनका। रिकेश भी आज चाय बनाने पहुंचे भैया के साथ। बिल्कुल, चाय पे चर्चा हो रही है और हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी जो है वो चाय पे चर्चा करके, और खुद ही देखिए कार्यकर्ताओं के लिए और आम पब्लिक के लिए बहुत ही मेन मार्केट है वैशाली नगर विधानसभा का। रीढ़ की हड्डी है जवाहर मार्केट, सर्कुलर मार्केट, और ये कैंप क्षेत्र। तो सांसद जी ने सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी दुकानदारों के लिए खुद अपने हाथ से चाय बनाई है और सबको खुद परोसेंगे। ये कहीं ना कहीं आत्मीयता को दिखाता है, एक नेता और जनता के प्रति आपस में संबंध कैसा होना चाहिए, वो विजय भैया के व्यवहार को दर्शाता है। आज लेकिन चाय पे चर्चा पे एक बात काफी गंभीर कही सांसद जी ने कि वोटिंग का जो परसेंट है वो थोड़ा चिंताजनक है। भैया आज पहले चरण में वोटिंग का जो परसेंट है, चिंता जताई आपके परसेंट? हाँ, चिंता है। पूरे देश के समीक्षक चिंता जता रहे हैं कि वोटिंग बढ़नी चाहिए। जब वोट के प्रति इतनी जागरूकता हो रही है, बच्चा बोल रहा है वोटिंग होना चाहिए, बुजुर्ग बोल रहे हैं, दिव्यांगजन बोल रहे हैं, सब आह्वान कर रहे हैं, तो वोटिंग बढ़नी चाहिए। अगर वैशाली नगर और भिलाई नगर की बात करते हैं तो वोटिंग परसेंट 64 से कभी ऊपर नहीं बढ़ा है, तो इस बार कैसा प्रयास आप लोग? इस बार जिस तरह लोग लगे हैं, और माननीय विधायक जी रिकेश भाई भी रोज जनसंपर्क कर रहे हैं कई किलोमीटर, हमारे लोग कितने उत्साहित आप देख रहे हैं, जन जन में ये भावना है। इस बार हम 1 लाख से अधिक वोटों से जीतकर वैशाली नगर को देंगे। तो उम्मीद है कि इस बार भिलाई नगर और वैशाली नगर में वोटिंग परसेंट जरूर बढ़ेगा। IBC 24 भिलाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने बड़ा बयान दिया है। कार्तिकेय चौहान ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता ये गलती नहीं करे कि एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी अब भी कायम है, उनका अपना वोट बैंक है, उनके वोट कहीं नहीं जा रहे हैं। अपने लिए आत्मविश्वास का वातावरण हानिकारक है और होगा, अति आत्मविश्वास का वातावरण हानिकारक होगा। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उनका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं जो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के पक्ष में रोड शो करने के साथ ही सभा को संबोधित उन्होंने किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला भी बोला है। राजनीति, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने कल कहा कि दूरदर्शन का लोगों में भगवा कलर आ गया। भगवा देखते ऐसे लगते हैं जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया। क्या मालूम क्या बुद्धि मारी गई है इनकी, क्या बिगाड़ा भैया भगवान ने आपका ऐसा? आपको भगवा से इतनी नफरत है तो तिरंगे में से भगवा निकाल दो तो हम जानेंगे कि हाँ तुम बहादुर हो। इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। लालवानी ढोल ताशों के साथ इंदौर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 1 में चुनाव प्रचार उन्होंने किया। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राव विधायक मधु वर्मा, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने मौके का जायजा लिया। भाजपा ने अपना चुनावी बिगुल जो है वो बता दिया है। आज से इंदौर में भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने अपना प्रचार प्रसार जो है वो शुरू कर दिया है। आपको सीधी तस्वीरें हम इंदौर के विधानसभा क्रमांक 1 के वार्ड नंबर 1 की दिखा रहे हैं, जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से रोड शो है वो शुरू हो चुका है। खुद कैलाश विजयवर्गीय जो है वो आज सांसद शंकर लालवानी जो है और साथ प्रत्याशी शंकर लालवानी की यहाँ पर रोड शो में शामिल हुए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से रोड शो है जो उनका वो यहाँ पे जारी है। यहाँ से जो कैलाश विजयवर्गीय वो धार जाएंगे और धार में जाके प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है 2 तारीख का, उसके लिए वहाँ पर होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं इस रथ पे, चुनावी रथ है इनका, उसके ऊपर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के साथ ही में मधु वर्मा भी है और साथ ही में पूर्व विधायक आकाश
कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पे शामिल है। किस तरह से यहाँ पे चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है और आगे की जो प्रक्रिया है वो इन लोग किसी तरह से जारी रहेगी। हर दिन इसी तरह से अब जो प्रचार प्रसार है वो होता हुआ हमें नजर आएगा। कैमरामैन संतोष जाटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को धार आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सोमवार को तैयारियों का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी समेत कई वरिष्ठ नेता धार पहुंचे और सभा स्थल का निरीक्षण कर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम मोदी की जनसभा में लाखों लोग शामिल होंगे। वहीं उमंग सिंगार ने मोदी की लोकप्रियता कम होने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 27 अप्रैल की सभा में उमंग सिंघार भेष बदल कर आएं और पीएम मोदी की लोकप्रियता देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा धार में 27 तारीख को होने वाली है। आएंगे तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसैलाब होगा जो प्रधानमंत्री जी को सुनेगा। मोदी जी की लोकप्रियता घटा है। सभा में उनको बुलवा लेना, यहाँ पर वेश बदल कर देख लेंगे वो। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया है। केदार ने कहा कि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि भाजपा संविधान को बदल देगी, जबकि संविधान में संशोधन करने का काम इंदिरा गांधी और कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने किया है। इस मामले में कांग्रेस क्यों मौन है? उन्होंने कहा कि भाजपा का संविधान और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था है, लेकिन राहुल गांधी के पूर्वजों ने तुष्टीकरण के आधार पर संविधान में संशोधन किया। संविधान को मजाक बनाने वाली और संविधान पर लगातार तुष्टीकरण के आधार पर परिवर्तन करने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के पूर्वज जिन्होंने संविधान का, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का हमेशा मजाक उड़ाने और तुष्टीकरण के आधार पर परिवर्तन करने का प्रयास किया और परिवर्तन किया, ये आज बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। बयानबाजी के जरिए पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। इन सबके बीच कांग्रेस एक बार फिर भाजपा नेताओं के निशाने पर है। भाजपा के सीनियर विधायक धर्मलाल कौशिक और पुन्नूलाल मोहले ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कमल निशान पर बटन दबेगा तो वोट भगवान के चरणों में जाएगा और भगवान का आशीर्वाद होगा तो भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, एफिडेविट मांगते हैं, आज उनका देश में क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि सर फोड़ने वाले नेता चाहिए या फिर पीएम मोदी, ये जनता को तय करना है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के सिर पर लाठी पड़ने की बात भी कही है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस दो ही बातों का अलायंस है, दो ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा। कांकेर लोकसभा के सह संयोजक संतोष बाफना ने IBC 24 से बातचीत में दावा किया है कि बीजेपी बूथ प्रबंधन और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में बड़ी बढ़त बनाने जा रही है। सभा के बाद उन्होंने दावा किया कि बस्तर में अब आम जनमानस के बीच भाजपा और नरेंद्र मोदी के चेहरे की खास पकड़ बन गई है। यही वजह है कि कांग्रेस के कई बड़े आदिवासी चेहरे भी अब पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आ रहे हैं। कांकेर लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से कर रही है और कांकेर लोकसभा के सह संयोजक संतोष बाफना, जो बस्तर संभाग के एकमात्र जनरल सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं, काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं संतोष बाफना, और अब वो लोकसभा का यहाँ पर कार्यक्रम देख रहे हैं, तैयारियां देख रहे हैं भाजपा के सह संयोजक के तौर पर। कैसी तैयारी आप जब से यहाँ आए हैं, क्या देख रहे हैं? एक बिल्कुल नया चेहरा आप लोगों ने चुनावी मैदान में उतारा है। जब से मैं यहाँ पर 2 महीने करीबन हो गए मुझको आए हुए, और 2 महीने से लगातार हम लोग यहाँ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। जनता के बीच का जो मानस है, जनता का जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पण है, भाव है, और नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य जो संपादित किए हैं उन्होंने,
उन कार्य को लेकर जनता का उनके प्रति पॉजिटिव रुख है हर जगह। इस टाइम जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी को अब की बार फिर से नरेंद्र मोदी जी इस बार भावना को लेकर वोट करने वाले हैं। ऐसे में हम ये समझते हैं कि ये सीट हमारी बहुत आसानी से सीट निकलेगी। अच्छा, ब्रिजेश ठाकुर भी काफ़ी चर्चित नाम है, पिछले बार काफ़ी कम मार्जिन से वो हारे थे। उनका परिवार भी काफ़ी बड़ा है और इस इलाके में एक सामाजिक जो गणित है उस लिहाज से भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने काफ़ी जोर लगाया है। अब क्या इसका जनमानस पर असर नहीं देखते? हम लोग मोदी जी के गारंटी के सामने सब गारंटी फीकी है। हमने देखा मंतूराम जी की भी वापसी हो गई और आपने जो कांकेर के पूर्व विधायक थे, गोंडवाना समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिशुपाल सोरी की भी वापसी करा ली। ये वापसी क्या, वो पहली बार मतलब एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए, ये क्या राज है? लोग कहते हैं कि नहीं ईडी और इन सब का दबाव है इसके। नहीं साहब, उनका स्वेच्छा से सम्माननीय मंतूराम जी हमारे साथ रहे हैं। मंतूराम जी इससे पहले भी रहे हैं। मंतूराम जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में रहे हैं और मंतूराम जी फिर से पुनः वापस आए हैं। ये थे संतोष बाफना जी। आपने सुना कि कांकेर में 1 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे, उनका दावा है और उन्होंने समीकरण भी बताया कि किस तरह से भाजपा अपने स्तर पर इस सीट को जीतने के लिए तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 और 24 अप्रैल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने उनके दौरे के दौरान रायपुर, रायगढ़ एयरपोर्ट समेत सभी जाने वाले प्रस्तावित स्थानों पर एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रायपुर के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। पूरे राजभवन में चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। पुलिस द्वारा बहुत ही पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिसमें एक एडीजी रैंक के पुलिस मुख्यालय से हमारे सीनियर अधिकारी इसको सुपरवाइज करेंगे। कई चरणों में ये सुरक्षा रहेगी। एक जो ट्रैवल एडवाइजरी भी पुलिस द्वारा जारी की गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जब शाम के समय जब उनकी फ़्लाइट आ रही है और सुबह जब उनका डिपार्चर हो रहा है, उस समय जो रेगुलर समय से यात्री जो जाते हैं उन जिनकी फ़्लाइट्स हैं उसका थोड़ा अतिरिक्त समय लेके जाएं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन 19 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस ले लिए। सबसे ज्यादा रायपुर लोकसभा सीट से 6 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। दुर्ग लोकसभा सीट से एक भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। नाम वापसी के बाद 7 लोकसभा सीटों के लिए 168 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इनमें 142 पुरुष और 26 महिला उम्मीदवार हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलाब साहू ने बताया कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा बलों की 222 कंपनियां तैनात की गई है। दूसरे चरण में 112 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। यहाँ ना तो कोई मोबाइल नेटवर्क है और ना ही संचार के दूसरे साधन काम करते हैं। इन केंद्रों में संपर्क में रहने के लिए 132 रनर तैनात किए जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो मतदान केंद्र में किसी जानकारी को पहुंचाने के लिए वहां से चलकर मोबाइल नेटवर्क एरिया में आएंगे और वहां से फोन कर सूचना देंगे। चरण में 19 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए हैं। दुर्ग में किसी ने नाम वापस नहीं लिया है। 25 अभ्यर्थी हैं, जिसमें से 22 पुरुष हैं और 3 महिला हैं। रायपुर में 6 लोगों ने नाम वापस लिया है। इसके पश्चात जो बचे हैं वो 38 लोग हैं। 38 सभी लोकसभा का जोड़ा जाए तो 19 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए हैं। उसके बाद 168 अभ्यर्थी बचते हैं। इधर आबकारी घोटाले में आरोप में गिरफ्तार अनिल टुटेजा की 2 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाते हुए जेल में ही रखने के आदेश दिए गए हैं। पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज 2 दिन की छुट्टी पर हैं और 24 अप्रैल को वापस आएंगे। इस दौरान रिमांड आवेदन पेश कर टुटेजा को रिमांड पर लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। जेल प्रबंधन ने सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं होने के कारण कोर्ट लाने में असमर्थता जताई थी, जिसके कारण टुटेजा को डीजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज का पावर नहीं होने के कारण 24 अप्रैल को ही पीएमएलए की रेगुलर कोर्ट में आवेदन लगाकर रिमांड मांगने के निर्देश डीजे कोर्ट ने जारी किए हैं। जो रिमांड कोर्ट बैठी थी उसने आज पेश करने के लिए कहा था और आज टुटेजा जी को लेके नहीं आया गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बल उपलब्ध नहीं था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत उनको बुलाया गया था। माननीय स्पेशल कोर्ट
आज उपलब्ध नहीं है। 24 तारीख को स्पेशल कोर्ट के समक्ष जो है फिर वो सुनवाई होगी। अनिल टुटेजा जिनको अरेस्ट किया गया था कल लिकर स्कैम के में दर्ज एक ECIR के संदर्भ में मामला आज डिस्ट्रिक्ट जज रायपुर की कोर्ट में लगा था और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात 24 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड को फर्दर एक्सटेंड किया गया है। इंदौर नगर निगम में 28 करोड़ के फर्जी बिल मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही राकेश यादव ने यह भी संभावना जताई है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारी के माध्यम से इस पूरे घोटाले को किया गया है, उन्हें व्यापम की तरह मारा भी जा सकता है। राकेश यादव ने कहा कि कुछ माह पूर्व नगर निगम के ठेकेदार पप्पू भाटिया की मौत के पीछे भी इसी घोटाले के तार थे, इसलिए इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। पूरा जो मामला हुआ है वो 28 करोड़ का नहीं है। 28 करोड़ का मामला तो पूर्व निगम आयुक्त ने पकड़ा है, जिसका भुगतान रोका है। इस मामले में 2 MIC सदस्य के साथ एक बीजेपी का वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल है, जिसकी जांच उच्च स्तरीय एजेंसी के द्वारा होना चाहिए, तो ही ये लोगों का पूरा रैकेट सामने आ पाएगा। इसको लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। रायगढ़ शहर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में नालों की सफाई के लिए नगर निगम अब तक टेंडर नहीं कर पाया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिटेनिंग वॉल बनाने की योजना भी 2 सालों से अधर में लटकी हुई है। आचार संहिता के चलते जून के पहले टेंडर नहीं हो पाएगा। ऐसे में इस बार फिर एक बड़ी आबादी बाढ़ की त्रासदी झेलने के लिए मजबूर होगी। शहर के निचले वार्डों के लोग बाढ़ की आशंका से जहां परेशान हैं, तो वहीं विपक्ष लेट लतीफी और लापरवाही को लेकर सवाल भी उठा रहा है। पूर्व की तरह इस वर्ष भी बारिश के पहले नाला की सफाई की जाएगी। हम लोग निरीक्षण किए तो बहुत से जगह जल भराव हमेशा बनी रहती है। इसी को देखते हुए उसमें रिटर्निंग वॉल बनाने के लिए हमने प्रस्ताव भेजी थी, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं होने के कारण कार्य नहीं कर पाए, लेकिन बजट में शामिल की गई है योजना के तहत, उसमें कार्य की जाएगी। धार की भोजशाला में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे जारी है। सोमवार को ASI सर्वे का 32वां दिन रहा। सुबह 8 बजे 34 मजदूरों के साथ ASI के 27 सदस्य परिसर में प्रवेश किए और लगभग शाम 5 बजे वापस लौटे। हिंदू पक्षकार आशीष गोयल ने बताया कि 3 सदस्यों की केमिकल ट्रीटमेंट की टीम भी आई है। शिलालेख और पत्थरों की लिखावट को पेपर रोल पर उकेरा जा रहा है। आशीष गोयल ने बताया कि ऐसा लगता है कि ASI कोर्ट में समय बढ़ाने की मांग करेगी। वहीं अब्दुल समद ने बताया कि दरगाह में जो बड़ा सा पत्थर निकला है, आज उसकी क्लीनिंग की गई। इसके अलावा स्मारक के अंदर भी शिलालेखों की सफाई की गई है। 3 सदस्यों की केमिकल की ट्रीटमेंट की टीम आई हुई है, उसने भी केमिकल का काफ़ी करा। दरगाह परिसर में भी आज काम हुआ है और केमिकल से सफाई करके देखा जा रहा है कि इन शिलालेखों की वास्तविकता पता लगाने के लिए अंदर भी जो शिलालेख लगे हैं मॉन्यूमेंट में, उनकी भी क्लीनिंग और सफाई साइंस की टीम द्वारा की गई। और पीछे की तरफ जो दक्षिण और उत्तर भाग में खुदाई जारी है, उसमें आज जो एक 6 बाय 6 का कल से उन्होंने सर्कल डाला था, जो 3 फीट खुदाई कल तक हो गई थी, आज उसको 6 फीट करीब कर दी गई है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इस हफ्ते कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने बताया कि कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है। रिजल्ट बनाने का काम अंतिम चरण पर है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 17,50,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसके लिए प्रदेश भर में 3,868 सेंटर बनाए गए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव KD त्रिपाठी जी। उनसे बात करेंगे। सर, बेसब्री से बच्चों को अब रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि इस बार परीक्षा तो बहुत जल्दी हो गई थी। जी, परीक्षाएं लगभग 1 माह पूर्व हुई थी और उसके चलते हमारा परीक्षा परिणाम भी पर्याप्त समय पहले ही घोषित होगा। अभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लगभग पूर्ण हो गया है और रिजल्ट की प्रोसेसिंग इस समय की जा रही है और उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक
हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। सर, रिजल्ट्स को लेकर अगर बात की जाए, बिल्कुल अंतिम चरण में तैयारियां, जैसे कि आपने कहा इसी हफ्ते रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, तो अगर ऊपरी तौर पर जानकारी सामने अगर हम आपसे लेना चाहें कि क्या प्रतिशत रिजल्ट का इस बार रह सकता है, छात्र छात्राओं की अगर बात की जाए कितना प्रतिशत पास होने का यहाँ पर हो सकता है? देखिए, ये सारी स्टैटिस्टिक्स और जानकारी परीक्षा परिणाम के बाद ही आ सकते हैं, तो जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित होंगे ये सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार मध्य प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फरवरी और करीबन मार्च के पहले हफ्ते में ही पूरी तरह से यहां पर खत्म करवाया था। और जैसा कि यहां पर सचिव ने खुद बताया कि करीबन एक हफ्ते यानी इसी हफ्ते के आखिरी दिनों में जो इंतजार है छात्रों का वो खत्म हो सकता है। और जिस तरह से परीक्षाएं बिना किसी बाधा के संचालित हुई हैं, रिजल्ट जो परिणाम है वो भी बेहतरीन सामने आएंगे। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। और अगली खबर उज्जैन से है, जहां शिप्रा नदी के किनारे घाट पर फिर उफान नाला उफान पर है। शिप्रा नदी में नाले का गंदा पानी मिल रहा है, आसपास के रहवासी परेशान हो रहे हैं। नदी के किनारे बदबू भी फैली हुई है। आपको बता दें, उज्जैन के शिप्रा नदी के किनारे नाला उफान पर है, जिस वजह से नदी के किनारे गंदगी फैल गई है, जिससे आसपास के रहवासी वहां रही बदबू से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो खतरनाक कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसकी मदद भगवान करते हैं। निराश्रित और असहाय लोगों की मदद के लिए भगवान अपने फरिश्ते भेज ही देते हैं। ऐसा ही कुछ जबलपुर में रहने वाली 2 निराश्रित युवतियों के साथ हुआ। मोक्ष मानव सेवा जन उत्थान समिति के सदस्यों ने पहले दोनों निराश्रित युवतियों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई कराया, फिर विवाह की उम्र होने पर वर ढूंढकर उनकी धूमधाम से शादी भी कराई। मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित निराश्रित आश्रम गृह के दोनों युवतियों की शादी हुई, जिसमें बड़ी तादाद में शहरवासी पहुंचे और दोनों जोड़ों को आशीर्वाद दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा रहा कि ऐसा होएगा, लेकिन आज भैया की वजह से आज हो रहा है। बहुत खुश हूँ। ये लोग छोटे थे, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ये लोग बहुत ही मतलब नाजुक थे। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी ये मोक्ष संस्था में आके ये लोग एक दूसरे के साथ एक परिवार जैसा रहने लगे। ये एक ऐसी शादी है जिनमें हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ना कोई जाति धर्म का, ना कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं दिखते हुए भी हमें इतना खुशी हो रहा है कि हमको लगता है हम एक ही परिवार से हैं। और मैं दिल से आशीष ठाकुर भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्हें इतने बड़े कार्यक्रम में और इतने इसने दिल से हम लोग को याद किया। रायपुर के पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने नया प्रयोग किया है। इसके तहत पेड़ों पर स्कैनर लगाए गए हैं। इससे पेड़ का नाम और उससे जुड़ी जानकारी पता लग जाएगी। विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया कि इससे आम लोगों को पेड़ों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिससे वातावरण को नुकसान होता है। जैसे नीलगिरी के पेड़ में जल स्तर नीचे हो जाता है। इसी तरह छातीम का पेड़ लगाने से अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। एक स्कैनर के जरिए आप अब पेड़ों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सभी पेड़ों में जो है स्कैनर लगाए गए हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है और वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है वो लिखा हुआ है। अगर आप स्कैनर से स्कैन करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी। हमारे साथ बायोटेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर आफाक कुरैशी सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए कि जो स्कैनर लगाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है? हाँ मैडम, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं या जो साधारण लोग भी जो वहाँ घूमने के लिए या किसी काम से विश्वविद्यालय आते हैं, तो वो प्रकृति से जुड़ सकें और पेड़ों का उसका महत्व जान सकें। और अक्सर लोग पूछते रहते थे कि ये कौन सा पेड़ है, तो उनके बारे में बच्चों को जानकारी मिल सकती है। और बच्चे अब इस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको उत्सुकतावश स्कैन करके मोबाइल से देखते भी रहते हैं और फिर उसके बाद उस स्कैन करने पर उस पर उसकी पूरी जानकारी आ जाती है। तो हमने खाली साइंटिफिक नेम और
कॉमन नेम उस पर लिखा और जानकारी के लिए एक स्कैनर लगाया। बिल्कुल, तो यहाँ पर पेड़ लगाने का संदेश भी छुपा है और पेड़ में जो स्कैनर है उसके माध्यम से आम जनता इस पेड़ की डिटेल्स भी जान सकती है और आगामी दिनों में ये जो पेड़ में जो स्कैनर लगाया गया है वो ज़रूर आम जनता के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। भगवान राम के ननिहाल में जन्मोत्सव के साथ उनकी छठी भी मनाई जाती है। रायपुर के जैतूसाव मठ में श्री राम की छठी मनाने की परंपरा है। ट्रस्टी अजय तिवारी बताते हैं कि जब से मठ का निर्माण हुआ है तभी से छठी मनाए जाने की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान प्रभु राम का स्वर्ण श्रृंगार किया जाता है और उन्हें मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। आज भगवान राम की छठी मनाई जा रही है। इस वक्त हम रायपुर के जैतूसाव मठ में मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको भगवान राम के दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे कि भगवान राम का आज भी भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है। भगवान राम का स्वर्ण श्रृंगार किया गया है और आज छठी के दिन मठ में विभिन्न उत्सव के आयोजन भी होंगे। आप देखेंगे कि सोहर गीत भी भगवान के लिए गाया जा रहा है। ट्रस्टी अजय तिवारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं आज किस तरह से आयोजन होंगे। हम देखते हैं कि कुछ ही मंदिरों में भगवान राम की छठी मनाई जाती है। भगवान रामचंद्र जी के छठी पर्व पर महाप्रसाद, कढ़ी, पूड़ी, दही बड़ा एवं मालपुआ का भोग आज यहाँ पर लगाया जा रहा है। अच्छा, भगवान राम की जो छठी मनाई जाती है वो सिर्फ यहीं पर हम देख रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर छठी मनाई जाती है और यहाँ पर छठी मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई? जब से मंदिर का निर्माण हुआ है और इस मठ के महंत लक्ष्मीनारायण दास जी हुए हैं, उसी समय से रामनवमी, भगवान रामचंद्र जी का अवतरण दिवस और उनके 6वें दिन छठी का कार्यक्रम यहाँ पे लगातार मनाते आ रहे। उस परंपरा को हम लोग आज निभाते आ रहे हैं। किस तरह के आयोजन होंगे और छठी को लेकर के कितना उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं? देखिए, ये राम जी का ननिहाल है तो उत्साह तो दोगुना हो जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि भांचा का जो सम्मान है वो उनके ननिहाल में बहुत ज़्यादा है। वाकई में अनोखी परंपरा है कि यहाँ पर भगवान राम के जन्म के 6 दिन बाद भी उत्सव का जो माहौल है वो रहता है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों लगातार बारिश के बाद सूरज की तपिश देखने को मिल रही थी। इस बीच सरकार ने स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी है, लेकिन सोमवार को अचानक फिर से मौसम बदल गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई गई। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का क्रम बना रह सकता है। उसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साउथ छत्तीसगढ़ से लेकर साउथ तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई थी। इसकी वजह से मध्य छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है और तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट की संभावना बनी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।